तो हम लोग आज के लेक्चर में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्या देखते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स क्या है, डेफिनेशन क्या है। इसके बाद इसके कैसे वैल्यू निकालते हैं वो पढ़ेंगे, और वैल्यू निकालने के बाद टोटल हम लोग 11 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। मैं बता दे रहा हूं कोर्स कंटेंट क्या है। कोर्स कंटेंट मतलब पढ़ना क्या है, डेफिनेशन पढ़ना है, जिसमें डेफिनेशन में 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर एंड 4th ऑर्डर, यहाँ तक हम एग्जाम्पल्स में लेंगे। लेकिन हमारे सिलेबस में ये और ये है, मीन्स मेन रूप से ये है, ये बहुत बच्चा हो गया इसलिए इसमें कोई ज़्यादा होता नहीं है। इसके बाद पढ़ेंगे द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। टोटल 11 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। 11th प्रॉपर्टी, 11 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर, या इससे पहले ठीक है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स एंड देयर रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप भी पढ़ेंगे, देखिए। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे माइनर कोफैक्टर, उसका रिलेशनशिप क्या चीज है। इफ पॉसिबल अगर संभव है तो हम लोग ये देखेंगे, रिलेशनशिप है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्रैमर्स रूल। इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस solution of homogeneous and non-homogeneous linear equations in 2 or 3 unknowns, ठीक है। तो ये हमारा इतना टॉपिक है जो हमको डिटर्मिनेंट में कवर करना है। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं 1 by 1। हालांकि इसमें हम लोग और भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कुछ। इसके बाद हम देखते हैं कोर्स डेफिनेशन, सेकेंड ऑर्डर एंड इट्स एप्लीकेशंस। एक्चुअली में हम पढ़ते क्यों, ये तो जानना जरूरी होता है ना कि हम पढ़ते क्यों है। कोई भी सब्जेक्ट है हम क्यों पढ़ते हैं, हमको अच्छा लगता है जानने के लिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है तो हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका डेफिनेशंस क्या है, ठीक है, डेफिनेशन क्या है। तो बाबू डिटर्मिनेंट क्या है, देखिए हिंदी में नहीं समझना है, इसका मतलब क्या होता है जो है उसी में समझना है। तो डिटर्मिनेंट क्या है, एक अरेंजमेंट है। क्या है, एक अरेंजमेंट है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज, क्या अरेंजमेंट है, किसका अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट है, किसका अरेंजमेंट है। तो अरेंजमेंट कुछ नंबर्स का है या एक्सप्रेशंस का है। तो सबसे पहला शब्द क्या हो गया बाबू, यहां हम लोग पकड़ना है, क्या हो गया, ये अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट है। अब क्वेश्चन ये आता है इसको कैसे अरेंज करते हैं। जैसे हम सेट थ्योरी में हम लोग सेट थ्योरी में हम लोग इस तरह से अरेंज करते हैं, या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी हम लोग अरेंज इस तरह करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ये सब अरेंज करने का तरीका है। हाँ, पहला होता है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट होता है। फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम लोग लिखते हैं, उसमें भी अरेंजमेंट का तरीका होता है, और आई वाई होता है, ये रियल नंबर होता है, ये आपका
रियल नंबर होता है, ये भी रियल नंबर है, लेकिन ये रियल वैल्यू कहता है, ये इमेजिनरी वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से अरेंजमेंट है ना जी। तो उसी तरीके से ये कैसा अरेंजमेंट, डिटर्मिनेंट, दो क्वेश्चन, किस चीज का अरेंजमेंट है और कैसे अरेंजमेंट है, मतलब अरेंजमेंट है किस चीज का, किस चीज का अरेंजमेंट है और कैसे। ठीक है, तो यानी whom एंड हाउ। ठीक है, किसका और कैसे, whom और हाउ, कैसे, किसका और कैसे, तो हम समझते हैं। तो ये एक संख्या के अरेंजमेंट है, किसका है, संख्या का। कैसे, तो एक वर्टिकल देते हैं, दो वर्टिकल लाइन खींचते हैं, यहाँ A B C D E F G H I इस तरीके से, या इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं। 12 हो गया, 13 14 15 और ये 16। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। तो ये है अरेंजमेंट है, यही है डिटर्मिनेंट है। ओके, यही इसको बोलेंगे तो 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, ऑर्डर 3 है। तो देखिए ये क्या है, इसको बोलते हैं रो बोलते हैं। ये है एक रो, ये दूसरा रो, तो R2 और ये तीसरा रो R3। यानी हॉरिजॉन्टल जो लाइन होता है उसको रो बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, कॉलम। ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 3 है। हम लोग पीरियोडिक टेबल में भी देखते हैं, पीरियोडिक टेबल हमारे पास रहता है, पीरियड टेबल में रहता है, इस तरह से होता है, बोलते हैं R1 है, R2 R3 इस तरह से टोटल 7 रो रहता है। और कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से टोटल 18 कॉलम होता है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में। 7 रो होता है, 7 या 8 रो होता है जो भी है, ठीक है ना। और आपका ये 18 कॉलम्स होते हैं। तो उसी तरीके से ये है हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो इसमें कितना है, 3 रो और 3 कॉलम, 3 रो और 3 कॉलम, तो इसको लिखेंगे 3 × 3। ठीक है, यानी इस तरीके से लिखा जाता है 3 × 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमेशा 3x3 रहेगा, 4 रहेगा तो 4x4 ही रहेगा, 5 रहेगा तो 5x5 ही रहेगा, 6 रहेगा तो 6x6 ही रहेगा। ठीक है, 1 का तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर हालांकि देने के दे सकते हैं, इस तरह से कहते हैं कि 2 है 1/1 है, ये भी है, लेकिन ये डिफाइंड नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये जस्ट एक मॉड हो गया, मॉडुलस हो गया। ठीक है ना, तो 1 ऑर्डर डिफाइंड नहीं है। इसमें देखिए कितने रो है, 1 रो है, 2 रो है, 3 रो है, 4 रो है। इसमें क्या है, 1 तो 4 रो हो गया और 4 कॉलम, 1 2 3 4। तो याद रखना है, जिस तरह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोग पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, इस तरह वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं, समझ रहे हैं। जिस तरह वेक्टर में, जिस तरह मान लो कोई इसको ये कोऑर्डिनेट है बाबू, ये कोऑर्डिनेट है x, y है, तो यानी x एक्सिस ये हो गया और ये y है, x है और ये y है। इसी को वेक्टर के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, इसी को वेक्टर के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। कहेंगे पोजीशन p है तो xi + yj, ये लिखने का तरीका है, अरेंजमेंट है। ये अरेंजमेंट कोऑर्डिनेट के टर्म में हो गया, यानी ये p कोऑर्डिनेट हो गया, p कोऑर्डिनेट हो गया, p वेक्टर के टर्म में इस तरह लिखेंगे। अगर यही हमको p लिखना हो, कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना हो, तो x और प्लस i x प्लस i ओटा होता है ओटा, और j लिखेंगे। ठीक है, y लिखेंगे। ये हो गया रियल हो गया, ये इमेजिनरी हो गया, x एक्सिस रिप्रेजेंट करा, y एक्सिस रिप्रेजेंट करा। ठीक है ना, तो ये एक अरेंजमेंट है। उसी तरीके से यहाँ भी अरेंजमेंट होता है। जब हम लोग डिटर्मिनेंट को अरेंज करते हैं तो पहले लिखते हैं, पहले हम लोग किसको लिखेंगे, पहले लिखेंगे रो को, और फिर क्या होगा, फिर क्या लिखेंगे, कॉलम पहले लिखेंगे, फिर हो गया कॉलम, COLUMN। रो होता है हॉरिजॉन्टल और ये क्या होता है, वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो जाता है, ओरिजेंटल हो जाता है, वो रो हो जाता है, और वर्टिकल हो जाता है, वर्टिकल क्या होता है, ये कॉलम होता है। याद रहेगा, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमको दोनों समझ में आ गया। तो अब फिर हम मुद्दे पे चलते हैं। तो क्या है कि डिटर्मिनेंट एक ऐसा अरेंजमेंट है दो वर्टिकल कॉलम के बीच में, दो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन के बीच में, सच दैट कि जितना रो होता है उतना ही कॉलम होता है। तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं
कि एक ये स्क्वायर के टर्म है, 3 गुने 3, 4 गुने 4, 5 गुने 5, 6 गुने 6, यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये एक स्क्वायर है। तो क्या है ये, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो बाबू इस चैप्टर के बाद हम लोग मैट्रिक्स भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो मैट्रिक्स भी पढ़ेंगे। तो एक स्क्वायर के टर्म है, कैसे, 3 गुने 3 है, 4 गुने 4, 5 गुने 5, 6 गुने 6, 7 गुने 7, मतलब 7 हो रहेगा रो तो 7, समझ गए। तो इस तरीके से ये एक अरेंजमेंट हो गया। फिर ये अरेंजमेंट तो है, ठीक है, अरेंजमेंट तो है, लेकिन अरेंजमेंट तो है, इसका क्या होता है मतलब, तो इसका वैल्यू निकलता है। क्या निकलता है, इसका वैल्यू निकलता है, इसका वैल्यू निकलता है, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, तब देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ था, ठीक है। इसका एप्लीकेशन देखते तो लिखते हैं, इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स ऑफ और एक्सप्रेशंस, नंबर्स प्लूरल है, तो इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स ऑफ एक्सप्रेशन within two vertical straight between two straight lines whose value can be found out by using simple algebraic operations। बाबू अल्जेब्रिक ऑपरेशंस का मतलब होता है, हो सकता है जोड़ हटा हो जाए, गुना हो जाए, जोड़ हटा घटा गुना भाग ये हो जाए, कुछ भी जो भी है, गुना भाग, इस तरीके से सबको अल्जेब्रिक ऑपरेशंस कहते हैं, ठीक है ना। मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सबको अल्जेब्रिक ऑपरेशन कहते हैं। तो ये सिंपल, ये इसका मतलब देखिए 2-3 चीज में क्लियर हो गया। पहला पॉइंट एक क्या है, ये एक अरेंजमेंट है, ये एक इंपोर्टेंट पॉइंट। ये क्या है, अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है, तो नंबर या एक्सप्रेशन का। कैसे अरेंजमेंट करते हैं, तो 2 वर्टिकल स्ट्रेट लाइन के बीच करते हैं, 2 वर्टिकल स्ट्रेट लाइन के बीच करते हैं, ठीक है। तो इसका होता क्या अरेंजमेंट करके, इसका वैल्यू निकालते हैं। इसका क्या होगा, वैल्यू यहाँ डॉट डॉट निकलेगा, इसका वैल्यू निकालेगा। तो इसका हुज वैल्यू कैन बी फाउंड, मतलब प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। हुज वैल्यू कैन बी फाउंड आउट, OUT है, फाउंड आउट बाय यूजिंग सिंपल अल्जेब्रिक। कुछ सिंपल यहाँ ऑपरेशंस, अल्जेब्रिक ऑपरेशंस के इस्तेमाल करके निकाला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम लोग, ये है नेक्स्ट पॉइंट। हम लोग क्या लिखते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग डिटोनेट कैसे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये था, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। इस तरीके से डेल्टा लिखते हैं, ठीक है, या डेल इस तरह से लिखते हैं। ओके, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है जी, हम लोग इस तरीके से डेल्टा देते हैं या डेल देते हैं। ओके, या कभी कभी हम लोग मॉड ए भी लिख देते हैं, इस तरीके से होता है, डेल लिखते हैं, डेल ए, या इस तरह से डेल ए लिख देते हैं, या डेल्टा ए लिख देते हैं। ये कॉमा है बाबू, कॉमा है, इस तरीके से। ओके, जहां ए क्या होगा तो फिर होयर ए क्या होगा, ए बराबर हो गया, समझ ना। तो अगर ऐसे लिखा हो, इसका मतलब इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। ये ए है, इसमें यहाँ होगा आपका, यहाँ होगा आपका एलिमेंट्स होगा, डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स होगा। अगर मॉड ए लगा दी, इसका मतलब इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, या डेल ए लिख रहे, इसका मतलब वैल्यू पूछा जा रहा है, या सिर्फ डेल्टा लिख रहे, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। क्लियर है, तो ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, ये डिटरमिनेंट हमको समझ में आ गया कि डिटरमिनेंट है क्या। अब हम इसकी बात करते हैं, इसका एप्लीकेशन पे बात करते हैं। इसका एप्लीकेशन सर हम पढ़ते क्यों हैं, एप्लीकेशंस, इसका एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं बाबू, क्यों हम पढ़ते हैं बाबू। तो एक्चुअली बता दें, मैथमेटिक्स के अगर सर लोग होंगे, उन लोग को चूंकि ये सब इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होता है, इसलिए उन लोगों को उतना ज़्यादा डिटेल में शायद पता नहीं होगा। लेकिन जो इंजीनियरिंग करते हैं उनको, वो लोग आगे पढ़ते हैं, फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उन लोगों को ज़्यादा पता होता है। तो इसका इस्तेमाल होता है बाबू एनालिटिकल ज्योमेट्री में। इसका इस्तेमाल क्या है, एनालिटिकल जियोमेट्री में होता है, एनालिटिकल ज्योमेट्री में होता है, ठीक है।
एनालिटिकल ज्योमेट्री मतलब ज्योमेट्री जो पढ़े हैं, कंस्ट्रक्शन सब करते हैं, आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, तो वो आपका ज्योमेट्री था, लेकिन वहाँ कैलकुलेशन पोर्शन सब नहीं था, तो एनालिटिकल ज्योमेट्री में इस्तेमाल होता है। ठीक है, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर अलजेब्रा करते हैं, दूसरा में है सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर सॉल्यूशंस, क्रैमर्स रूल जब आप इस्तेमाल करते हैं वही एप्लीकेशन है उसका। तो सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ अननोन का सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशंस ऑफ अननोन, ठीक है, अननोन ऑफ अननोन, ठीक है, ये हो गया अननोन वेरिएबल्स, अननोन ठीक है, वेरिएबल ठीक है, अननोन लीनियर इक्वेशंस से लिखिए, लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू, लीनियर इक्वेशंस ऑफ नहीं ठीक लिखे थे, ऑफ 2 कर दीजिए, 2 और 3 अननोन्स, ठीक है, अननोन मतलब क्या होता है बाबू, जिसको हम नहीं जानते हैं। तो इस सबका वैल्यू निकालने के लिए कैसे एग्जांपल ले रहे हैं बाबू, आप पहले पढ़े होंगे इस तरह से 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 माइनस एक्स प्लस 2y बराबर 8, तो कह रहा होगा इक्वेशन 1 और 2 है, तो इसको कह रहा होगा कि x और y का वैल्यू निकालिए। तो आप पहले बिल्कुल निकालते थे, लेकिन हम यहाँ क्रैमर्स रूल से भी यहाँ से इसका डिटरमिनेंट का भी इस्तेमाल करते हुए निकाले, और हमको पढ़ना भी हमारे सिलेबस में, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा। तो ये 2 ऑर्डर का हो गया, तो हम इसको 3 ऑर्डर में पढ़ेंगे, 3 ऑर्डर में पक्का एक एग्जाम में पूछने वाला है, क्वेश्चन रहता है इसका एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ से आपको निकालना है, क्रैमर्स रूल की हेल्प से यहाँ निकालना, तो इसका सोल्यूशन निकालना है। लेकिन फिर एक दिमाग में सर कि सर यहाँ देखिएगा यहाँ लेंदी हो जाता है और इधर से आपसे सस्ता पड़ेगा, तो सर ठीक है 2 के लिए ठीक है, यही सस्ता पड़ जाएगा और इजीली हो जाएगा, लेकिन जब 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर 5 ऑर्डर चल जाएगा तब दिक्कत हो जाएगा। एक तो ये हुआ। दूसरा चीज, कंप्यूटर के हेल्प से भी सबका वैल्यू निकाल सकते हैं, प्रोग्रामिंग करके वहां तो सिर्फ डाटा रख दीजिए तुरंत निकाल देगा, आपको कैलकुलेशन ही नहीं करना पड़ा। मतलब जैसे कैलकुलेटर में बाबू, आज मैं कैलकुलेटर में भी सिखाऊंगा इस सब का वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैलकुलेटर में सिखाऊंगा इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें तो प्रोग्रामिंग करके रखा हुआ है जी, इसमें भी तो प्रोग्रामिंग करके रखा हुआ है वैल्यू निकालने के लिए, तो आप सीधे इनपुट कर देते हैं वैल्यू दे देता है ना। तो उसी तरीके से आप कंप्यूटर में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये तो इस तरीके से है, इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी होता है इंजीनियरिंग में। तो इसका इंजीनियरिंग और क्या होता है, स्ट्रक्चर एनालिसिस में करते हैं, ये सिविल का चीज है, STRUCTURL, स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। बाबू ये समझना नहीं है क्या चीज है, बस मैं बता रहा हूं, ये इसमें बहुत स्ट्रक्चर एनालिसिस के अपने आप में अलग शब्द है, पूरा बहुत लंबा कहानी है। इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का सब नहीं समझना, बस समझिए ये सब एप्लीकेशंस है सब करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट में बाबू डी में लिखिएगा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी इस सब का इस्तेमाल होता है, ठीक है। उतना ही नहीं, आपको मैं बता दूं, अगर आप वर्ड फाइल होता है ना जी, वर्ड होता है, एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, एक्सेल, तो वर्ड में भी बाबू खोलिएगा, तो वर्ड में खोल के देखिएगा, एक राइट कॉर्नर में पहले तो ऐसा कर लीजिएगा, फाइल रहेगा, जब वर्ड पेज खोलिएगा तो फाइल रहेगा, इसके बाद इंसर्ट आएगा, इंसर्ट पे जब क्लिक कीजिएगा तो सबसे दाएं साइड में चल जाइएगा, एक हो जाएगा आपका इंसर्ट होगा, इंसर्ट न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, उसमें जाइएगा, वहां खोल के देखिएगा, वहां डिटरमिनेंट का वैल्यू सब डालने के लिए रहता है, ठीक है। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का वैल्यू सब आपको पुट करने के लिए रहता है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी इस्तेमाल होता है बाबू, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग समय भी इस्तेमाल होता है, आप इसको कैलकुलेशन करते हैं वहां भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, ठीक है ना। तो इतने हो गया हमारा ये सब एप्लीकेशन है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा, हालांकि जानते हैं इसमें तो बहुत बड़ा चीज लिखी है, स्ट्रक्चर एनालिसिस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में है, बहुत सारा इसका इस्तेमाल है, ठीक है। मतलब जानते हैं, सिर्फ हम बहुत सारा बोल रहे हैं, आपको बता दे बाबू, आपको बता दे, बस यही समझ लीजिए, ये बिल्डिंग का भी डिजाइन हुआ है ना, उसमें इसका इस्तेमाल हुआ है, ये बिल्डिंग का डिजाइन हुआ है तो कहीं न कहीं सब इसका इस्तेमाल होता है। हालांकि ये डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट रूप से होता है।
इसको पहले मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं और मैट्रिक्स का फिर वैल्यू निकलता है, मैट्रिक्स में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वैल्यू इसका निकलता है। डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं है, मैट्रिक्स के माध्यम से इसका इस्तेमाल है। तो जितने भी डिजाइन हो रहा है, चाहे क्रेन का डिजाइन हो, बिल्डिंग का डिजाइन हो, कितने बड़ा बड़ा डैम हो, कुछ भी हो, स्ट्रक्चर अगर स्ट्रक्चर है तो उसके डिजाइन में इसका इस्तेमाल होता है, डायरेक्ट नहीं इंडायरेक्ट रूप से। डायरेक्ट होता है, मैट्रिक्स का होता है, क्लियर है? तो उस समय इसका इस्तेमाल होता है। चलिए अब हम लोग आप टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो डेफिनेशन भी पढ़ लिए, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं। तो ये कह रहे हैं, ए लिखेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर कैन बी रिटेन एज सेकेंड ऑर्डर रिटेन एज। तो सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? रिटेन एज, तो उसको इस तरीके से लिखेंगे, और ये हो गया, ठीक है? या बाबू इसको ऐसे भी ये लिख सकते हैं, इस तरह से ये लिख सकते हैं, या डेल्टा भी दे सकते हैं।